हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूं। जो कल मैंने जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इतिहास विषय के रूप में बेसिक तथ्यों के बारे में बताया था कि इतिहास आखिर इसकी शुरुआत कैसे होती है, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, क्या इसकी परिभाषा या डेफिनेशन। इसके बाद मैं पॉइंट टू पॉइंट सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ। जो मैंने आपको कल बताया था तो उसी को मैं आज रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज कराने के बाद आगे का जो भी टॉपिक है उसको सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आगे आपको सीरीज बाय सीरीज के रूप में जो हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके सीक्वेंस से टॉपिक है, टॉपिक बाय टॉपिक कवर करके आपको वीडियो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इसके लिए आप सभी के स्नेह और प्रेम, लाइक और सब्सक्राइब की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। जितने लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेंगे उससे हमारा उत्साह होगा। और दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा ध्यान रखें लाइक और सब्सक्राइब का। और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें इसे, क्योंकि स्किप करने से आप पूरा उसे नहीं समझ सकते। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ जैसे सबसे ऊपर लिखा आप देख रहे हैं, इतिहास विषय के रूप में। तो इतिहास विषय के रूप में हमारे कहने का मतलब ये है कि इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और क्यों इसे एक विषय के रूप में किसके द्वारा रखा गया, ताकि इसे एक सीक्वेंस से तरीके से पढ़ा जाए। इतिहास अपने आप में एक रोचक, इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टेड विषय है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसको इंटरेस्टेड कैसे बनाना है, इसी उद्देश्य से हम आपके सामने एक इतिहास की एक सीरीज लेके आए हैं। इसके इसी क्रम में मैं आपको जो आगे जो कल जो मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज करा के आगे के टॉपिक में आपको क्लियर कराऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे कल मैंने बताया था कि 484 बीसी में ग्रीक और यूनान में एक विद्वान आते हैं। ग्रीक और यूनान, अब ये जो विद्वान है ये हेरोडोटस है। हेरोडोटस जिन्हें इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। अब हेरोडोटस को इतिहास का पिता और जनक क्यों कहा जाता है, उसका भी एक रीजन है जिसको मैंने कल बताया था। हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, हिस्टोरी। जो हिस्टोरी पुस्तक थी उस क्रम में हेरोडोटस के द्वारा यूनान और फारस के मध्य युद्ध हुआ था। उस युद्ध का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया गया था। अब ये भी मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि इसके पहले इतिहास के बारे में ना लिखा गया हो या इतिहास को लोग ना जानते हो, लेकिन उनमें कुछ कमियां थी, क्योंकि जो इसके पहले का इतिहास है वो सीक्वेंस और क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया। लेकिन हेरोडोटस ने उसी काम को आसानी से किया कि जो इतिहास है, इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए ताकि उसे समझने में आसानी हो। उसके बाद दूसरे विद्वान आते हैं ग्रीक यूनान से, थ्यूसिडाइडिस। तो थ्यूसिडाइडिस भी यूनान के विद्वान हैं। इनकी एक पुस्तक प्रकाशन में आती है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है। अब इस पुस्तक में पेलोपोनेशियाई युद्ध का वर्णन मिलता है। जो इनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है उसमें पेलोपोनेशियाई युद्ध का वर्णन मिलता है। अब इसमें ऐसा क्या है जो हेरोडोटस नहीं कर पाए, तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें जो स्पार्टा और एथेंस के बीच युद्ध
हुआ था। तो स्पार्टा और एथेंस के बीच के युद्ध का जो वर्णन मिलता है, वो वर्णन विश्लेषण तरीके के या विश्लेषणात्मक वैज्ञानिक रूप से क्रमबद्ध तरीके से हमें इतिहास लेखन देखने को मिलता है। इसीलिए जो थ्यूसिडाइडिस है, तो थ्यूसिडाइडिस को इतिहास का पिता, इतिहास का वैज्ञानिक या वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वैज्ञानिक इतिहास का पिता, फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री, तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका थ्यूसिडाइडिस को। तो यहाँ तक जो मैंने आपको कल बताया था वही आपका रिवाइज कराया, क्योंकि रिवाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं तो हमारे माइंड से धीरे धीरे चीजें गायब हो जाती है। तो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका मैंने बोला था कि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पेन डाउन कर सकते हैं ऐसे। तो वही मैंने आपको रिवाइज कराया है और रिवीजन सेक्शन से जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पेन डाउन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताऊंगा कि भारतीय इतिहास को कैसे पढ़ा जाए और किस तरह से भारतीय इतिहास को याद रखा जाए, याद करने में हमें कैसे आसानी होगी। तो टॉपिक बाय टॉपिक इसके बाद मैं आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताऊंगा। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पेन डाउन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट हमारा रहेगा भारतीय इतिहास का परिचय। आखिर जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास को किस तरह से आसान बनाया जाए ताकि हमें उसे याद करने में, उसको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है इसका यही पर्पस उद्देश्य है कि आप लोगों को मैं फैक्ट टू फैक्ट और टॉपिक बाय टॉपिक कैसे इतिहास को पढ़ना है उसके बारे में मैं यहाँ बताऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले मैंने आपको इतिहास की जो डेफिनेशन बताई थी, इतिहास की जो यहाँ परिभाषा, इतिहास की जो परिभाषा थी, तो इतिहास पर मैंने आपको बताया था कि प्रमाणित घटनाओं का वर्णन, जैसे अब पूर्व में घटित घटनाओं का वर्णन भी, और लेकिन ऐसी घटना हो जिनके हमें कोई निश्चित साक्ष्य या प्रमाण मिले हो जिसे हम इतिहास कह सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर इतिहास का जो परिचय है, इतिहास के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, कैसे हमें इसके बारे में पता चलता है कि किस समय किस टाइम पीरियड में क्या हुआ। तो उसके लिए हमें कुछ तथ्यों और साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। इतिहास को, किसी भी देश के इतिहास को जानने के लिए हमें निश्चित तथ्यों और साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। चाहे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे भारतीय इतिहास पढ़े और चाहे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े, तो उसके लिए जो निश्चित साक्ष्य और तथ्यों की आवश्यकता होती है, तो साक्ष्य और तथ्यों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब यहाँ इतिहास को समझने की दृष्टि से कि इतिहास को कैसे समझा जाए, इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया गया है। अब वो कालखंड आप यहाँ आगे देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम भारतीय इतिहास में देखते हैं, तो भारतीय इतिहास में टॉपिक आता है, तो भारतीय इतिहास में आप देखते हैं कि सबसे पहला जो ऐतिहासिक काल आता है वो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल सबसे पहला काल आता है जो हमारा, वो प्रागैतिहासिक काल आता है। उसके बाद हम दूसरा जो
कालखंड देखते हैं इतिहास का, तो वो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल होता है। आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो थर्ड है वो है आपका ऐतिहासिक काल। तो भारतीय इतिहास को समझने के लिए या इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए यहाँ हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक देखते हैं हम यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल, वो है आपकी प्री हिस्ट्री। दूसरा हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक, ये है आपकी प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा देखते हैं हम ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल है आपका हिस्ट्री। अब इन तीनों में अंतर क्या है, तीनों को बांटा क्यों गया है, यहाँ हम इस टॉपिक बाय टॉपिक इन्हें भी समझेंगे। तो इतिहास को कालखंडों में जो डिवाइड किया गया है या कालखंडों में बांटा गया है, तो उसका पर्पस या उद्देश्य यही है कि इतिहास को आप सही तरीके से और व्यवस्थित तरीके से समझ सकें। इसीलिए इतिहास को कालखंडों में बांटा गया है ताकि उसे पढ़ने में और समझने में आसानी हो। अब इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में इसे प्राग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जो यूज हुआ है वो पत्थरों का यूज हुआ है। पत्थर के हमें टूल्स मिले हैं यहाँ, और पत्थरों के औजार बने मिले हैं, पत्थरों की गुफाएं, कंदराएं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसे पाषाण काल कहा गया है। अब पाषाण काल इसलिए कहा गया है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पत्थरों का यूज हुआ है, और यहाँ जो मानव था वो मानव एकदम अज्ञानी था और उसे किसी भी चीज की कोई समझ नहीं थी। मानव का सिर्फ यहाँ एक ही काम रहता था कि एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में घूमना, शिकार करना। जंगली जानवर दिखे, जंगली जानवरों को मार के उनका शिकार किया, शिकार करने के बाद उनको खाया, और एक जगह से दूसरी जगह ना यहाँ कोई उनका निवास स्थान था, ना उसे कोई अच्छाई बुराई, बिल्कुल यहाँ माना अनवैध था। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो पाषाण काल है, पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है ताकि इसे आसानी से समझा जाए। तो पाषाण काल में आप देखते हैं कि पुरा पाषाण काल, फिर देखते हैं हम मध्य पाषाण काल, उसके बाद हम देखते हैं नव पाषाण काल। तो यहां हम देखते हैं दोस्तों कि जो भी हमने अभी तक इतिहास के बारे में देखा है या समझा है, तो यहाँ हमने देखा कि पाषाण काल को भी 3 काल में बांटा गया है। अब यहाँ हम इसको यदि और डीपली जाते हैं और ज्यादा विस्तार से समझते हैं, तो जो आपका पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है। लेकिन अपन ज्यादा देख के नहीं जाएंगे, जो भी आपके टॉपिक है, तो टॉपिक बाय टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वहीं से इतिहास कवर कराऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं जो आपका पाषाण काल है और पुरा पाषाण काल है, तो उसको अज्ञात काल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कहीं कहीं आपको 25 लाख वर्ष के रूप से देखने को मिलता है, या आरंभ से 10,000 वर्ष यहाँ जो हमें इतिहास देखने को मिलता है, या जो काल है इसका, तो आरंभ
500 से 10,000 तक। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं मध्य पाषाण काल को। तो मध्य पाषाण काल आपको कहीं कहीं 10,000 से यहाँ हमें 4,000 BC तक देखने को मिलता है। यहाँ मैं BC लिख देता हूँ। और जो नव पाषाण काल है, तो नव पाषाण काल कहीं कहीं आपको 4,000 से 2,500 या कहीं कहीं आपको 10,000 से 2,500 तक देखने को मिलता है। अब यहाँ जो भी हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ भी रेट सेम है, यहाँ भी रेट सेम है। तो यहाँ ये अंतर इसलिए आया है क्योंकि जो पाषाण काल है, तो पाषाण काल आपका एक और नव पाषाण काल, ये दोनों साथ साथ में विकसित होते हैं, साथ साथ में चलते हैं। इसे संक्रमण का काल भी कहा जाता है। अब संक्रमण दोनों का एक साथ विकास होता है। क्या होता है कि यहाँ जैसे एक जगह यहाँ तीव्र गति से धीमी गति से विकास होता है, दूसरा यहाँ तीव्र गति से विकास होता है, दोनों का एक साथ विकास चलता है। तो यहाँ हमें जो एग्जिट डेट इसकी याद रखनी है वो 4 से 25, और बाकी आप इसको कहीं कहीं बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि 10,000 से 25 तक यहाँ हमें देखने को मिलता है इतिहास। अब यहाँ हम समझ चुके हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, इसे पाषाण काल कहा गया है। यहाँ पत्थरों का यूज हुआ है, मानव के द्वारा पत्थरों के औजारों का प्रयोग हुआ है। तो पुरापाषाण काल में जो मानव था, मानव अज्ञानी था, मानव को कोई भी ज्ञान नहीं था, मानव था भुवंकर प्रवृत्ति का, खाद्य संग्राहक, कि एक जगह से हमें दूसरी जगह कैसे जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना केवल शिकार के तलाश में, और जो भी जंगली जानवर मिलते थे ये उनको मार के खा जाते थे। और यहाँ ना कोई हमें कृषि के साक्ष्य देखने को मिले हैं, ना पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिले हैं, और ना ही हमें निश्चित निवास स्थान देखने को मिले हैं। उसके बाद जो आपका मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल एक ऐसा काल है यहाँ मानव पुरापाषाण काल की अपेक्षा थोड़ा यहाँ अपने दिमाग को विकसित करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो आपका पाषाण काल युग है, तो मध्य पाषाण काल युग में आपकी खोज प्रारंभ हो जाती है या आपकी खोज होती है। अब यहाँ जो आपकी खोज होती है, लेकिन मानव यहाँ इतना समझदार नहीं होता है कि उसे आग का यूज करना या उपयोग करना है। तो मानव के द्वारा यहाँ आग का आविष्कार होता है, लेकिन आग का वो प्रयोग करना नहीं जानता है। अब आग का आविष्कार कैसे हुआ होगा, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है विद्वानों के द्वारा कि जब ये पत्थर के टूल्स या औजार इनके द्वारा बनाए जा रहे थे, तो दो पत्थर आपस में टकराए और उन पत्थरों से टकराने के बाद चिंगारी उत्पन्न हुई। उसी चिंगारी से जो जंगल में पत्ते वगैरह या जो घास फूस रहा उसी में आग लगी और ऐसे आग का विकास हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया है कि यहाँ जो मानव है, जो मानव अनभिज्ञ है, उसी के साथ जो मानव आगे नवपाषाण काल में स्थायी रूप से खेती करता है, तो यहाँ हमने देखा है कि जो फल फूल मानव के द्वारा खाए जाते थे और उन्हीं फल फूलों में से उनके बीज जमीन में गिरे हुए हैं। जमीन में बीज गिरने के बाद जो अंकुरित पौधे हुए हैं, तो उन अंकुरित पौधों के बाद फिर इन्हें पता चला है कि यहाँ इन पौधों के द्वारा हम नए बीज और अपने खाद्य के लिए फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ
जो मानव है, मानव को बीज या जो खेती के बारे में जानकारी मिली है, तो यहाँ से उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया है। और नवपाषाण काल में जो मानव है, मानव यहाँ एक विवेकशील मानव हो गया था, तो मानव बुद्धिमान हो गया था। तो नवपाषाण काल में जैसे हम यहाँ देखते हैं कि मानव यहाँ जो आग, मध्यपाषाण काल में देखते हैं कि यहाँ आग का आविष्कार हुआ था। तो नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि मानव ने उसी आग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। अब उसका भी एक रीजन है, ऐसा माना जाता है कि मानव के द्वारा जो आग का प्रयोग किया गया, जो मानव इसके पहले कच्चा मांस खाता था, तो कच्चे मांस को भून के खाने लगा, मांस उसे स्वादिष्ट और टेस्टी लगने लगा। उसके बाद जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए भी अब ये अपने चारों ओर आग जलाते थे, क्योंकि जंगली जो भी जानवर हैं उन्हें धीरे धीरे आदि मानव को एहसास होने लगा कि आग से जंगली जानवर डरते हैं, और इसीलिए वो अपने चारों तरफ अपनी सुरक्षा के लिए आग जला लेते थे। और यहाँ स्थायी निवास स्थान भी बनाए गए। क्यों? क्योंकि हमने आपको अभी बताया है कि मानव ने यहाँ कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। अब जब मानव कृषि करेगा तो कृषि में कम से कम 4 से 6 महीने का समय लगता है। अब उसकी देखरेख करने के लिए मानव को वहाँ स्थायी निवास स्थान बनाने पड़े, और एक जगह से दूसरी जगह जो मानव भटकता था, तो एक जगह से दूसरी जगह भटकना मानव ने बंद कर दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जो पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, तो तीनों कालों में यहाँ जो मानव का निवास स्थान था, तो निवास स्थान यहाँ केवल परिवर्तित हुआ। लेकिन मानव इसके पहले एक साथ एक ग्रुप में या एक समूह में रहते थे, उसका भी एक रीजन है। समूह में इसलिए रहते थे ताकि ये एक साथ रहे। वो जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवरों से आपस में ये बचे रहे और सुरक्षित रहे, तो एक साथ क्या मानव रहता था। अब यहाँ मानव ने पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, स्थायी निवास स्थान बनाए। स्थायी निवास स्थान के साथ साथ मानव ने यहाँ पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। अब ऐसा माना जाता है कि मानव के द्वारा सबसे पहले जो पशु पालतू बनाया गया वो कुत्ता को बनाया गया। उसके बाद मानव ने अन्य पशु जैसे भैंस, भैंसा, बकरी, भेड़, तो भैंसा, बकरी, भेड़ आदि जानवर यहाँ पालना प्रारंभ कर दिए। अब इन्हें गाय, भैंस और बकरियों से दूध वगैरह मिलता था, उन्हें मांस वगैरह प्राप्त होता था। और जो जंगली जानवरों की खाल रहती थी, उस खाल को वृक्षों की छाल से या अपने सर्दी से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए अपने लिए वस्त्र बनाने लगे। तो यहाँ मानव विवेकशील हो गया था और यहाँ मानव का विकास हुआ। तो इस प्रकार से हमने प्राक ऐतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अब आगे का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें मैं इन तीनों को, जो आपके तीनों हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल को आपको और विस्तृत तरीके से बताऊंगा। अब आते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक जो आपका काल है यह आपका 2500 बीसी से 1500 बीसी तक माना जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ हमने देखा है, एग्जाम्पल में पाषाण काल, और यहाँ हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, यह सरस्वती सभ्यता। तो इसे आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा गया है?
जैसे कि हमने आपको बताया है कि यहाँ मानव ने नवपाषाण काल में स्थायी निवास स्थान बनाना आरंभ कर दिया था। तो यहाँ जो मानव था, यहाँ मानव एक मतलब जो गुफाएं कंदराएं जो झोपड़ियां बना के रहता था मानव, तो वही मानव का जैसे ही विकास हुआ तो मानव ने अपने यहाँ विकास के चलते हुए यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों में और जो भवन बनाए गए उनके द्वारा भवन और पक्के मकान में यहाँ रहने लगे। तो यहाँ जो हमें लिपि मिली है या इस काल की एक और विशेषता कहा गया था भाषिक काल की, यहाँ हमें कोई लिपि नहीं मिली है, नहीं मिली है, यहाँ हमें कोई लिपि नहीं मिली है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमें लिपि मिली है, किंतु पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा नहीं गया है। यहाँ हमें लिपि मिली है, पढ़ा भी गया है। ये जो आपका कालखंड आता है, ये आपका आता है 600 BC से 1947, 600 BC से क्षमा चाहता हूँ वर्तमान समय तक, वर्तमान समय। अब यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए इसे नाम दिया गया क्योंकि इसका विकास नदी सिंधु नदी के किनारे हुआ था। और जो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है, सबसे पहले जो नगर खोजा गया वो हड़प्पा नगर खोजा गया था जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। और जो भी मानव है तो मानव का आप प्राचीन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखते हैं जो भी विकास हुआ है वो नदियों के किनारे हुआ है, क्योंकि नदियों के किनारे की जो भूमि है वो उपजाऊ होती थी, इन्हें खेती करने के लिए जल और अपने निजी उपयोग के लिए मतलब पीने के लिए भी जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। तो इसीलिए ये जो आपकी सभ्यताएं विकसित हुई है वो नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, ये विश्व की पहली सभ्यता थी, नगरीय विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। यहाँ हमें लिपि मिली है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आपका आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में हमें लिपि मिली है, उस लिपि को हम पढ़ भी सकते हैं, जो हमें लिपि मिली है और उस लिपि को पढ़ा गया है। इसीलिए हम जिस इतिहास हम उसी चीज को मानेंगे या इतिहास हम उसे मानेंगे कि जहां हमें लिपि मिली है और उस लिपि को हमारे द्वारा पढ़ा गया है या मानव के द्वारा पढ़ा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो यहीं तक आपका रहेगा। इसके बाद मैं आपको जो आपका प्राक ऐतिहासिक काल है उसके बारे में किन पुरुषों का युद्ध हुआ है, कैसे यहाँ मानव का विकास हुआ है, कैसे मानव ने औजार बनाए हैं, कहाँ पहिए का आविष्कार हुआ है, किस स्थान पर कौन से टूल्स बने हैं, इसके बारे में बताऊंगा। अगले वीडियो में आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता और यहाँ हम देखते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में भी आपको बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।